हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब कोई स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो वो अंदर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ होता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस जॉब की वो तैयारी कर रहा है उस जॉब की वैकेंसी के बारे में वो टोटल इंफॉर्मेशन रखता है। तो दोस्तों, आज मैं यूपी आर्मिनल की जो बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बारे में A to Z आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो यूपी आर्मिनल TG2 इलेक्ट्रीशियन 2022 की वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए मैंने 7 सेगमेंट तैयार किया हुआ है। हर एक सेगमेंट के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक दोस्तों बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। आप अपने 24 घंटे में से केवल 24 मिनट निकालिए। यकीन मानिए, इस 24 मिनट के अंदर यूपी आर्मिनल की वैकेंसी का हर एक पॉइंट आपके सामने होगा। तो चलिए इस क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमारा पॉइंट है फॉर्म अप्लाई करना। यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहां पे गलती करते हैं दोस्तों, तो ये डायरेक्ट कहां पे आपको नुकसान पहुंचाएगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय कौन सी वो सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो सिलेबस कंप्लीट कर लिए, कट ऑफ को भी क्वालिफाइड कर लिए, मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अनसिलेक्टेड हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी दोस्तों मिस्टेक आपको नहीं करना है, इसलिए मैं आपको सतर्क करने के लिए आपके सामने आया हूं। देखिए, दूसरा फैक्ट होगा दोस्तों सिलेबस। यानी कि जो सिलेबस है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। किसी भी वैकेंसी का सबसे अहम पार्ट होता है सिलेबस। इसमें कौन कौन सी दोस्तों सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी पेपर होंगे, उसके बारे में पूरा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तीसरा है दोस्तों कट ऑफ। यानी कि जो इससे जस्ट पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें कितना कट ऑफ गया था। अगर आपको अंदाजा लगाना है इस वैकेंसी का कट ऑफ के बारे में, तो जस्ट इसका जो पिछला वाला डाटा है उसी को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा मेरिट लिस्ट। दोस्तों, मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनता है और कितने प्रकार से बनता है, इसके बारे में आपको पूरा बताने वाला हूं। फिर हमारा 5वां पॉइंट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फॉर्म अप्लाई से दोस्तों ये रिलेटेड है दोनों। अगर यहां पे आप गलती करते हैं तो यहां पे धोखा खा जाएंगे। तो इसके बारे में फिर होगा हमारा पोस्ट एंड सैलरी। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट होगा दोस्तों जो कि ज्वाइनिंग लेटर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, इस क्लास का केवल एक ही विजन है और वो है कि यूपी आर्मिनल का जो एग्जाम है उस एग्जाम को क्रैक करना हर हालत में। दोस्तों, मैं आपको गाइड करने के लिए आपके सामने आया हूं ताकि आप ऐसा कोई भी मिस्टेक ना करें, ऐसा आप कुछ भी गलतियां ना करें जिसकी वजह से आप फॉर्म तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन आगे चल के जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां पे आपको रुकावटें ना आए। इसकी वजह से दोस्तों आज मैं आपको टोटल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा फॉर्म अप्लाई। अब देखिए, फॉर्म अप्लाई का दोस्तों जो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसी का नोटिफिकेशन शायद तक 6 से 8 जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन आया था, और नोटिफिकेशन आने के बाद 4 से 5 दिन में फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया था। यानी कि दोस्तों यूपी आर्मिनल ने अपना खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट जारी किया था। उस वेबसाइट के जरिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं आता तो आप ई मित्र साइबर कैफे ऑनलाइन में जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। देखिए, इनका जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने क्या बोला था कि दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई का डेट था, है ना, जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट था वो था दोस्तों 12 जुलाई 2022। यहां से फॉर्म डेट स्टार्ट होता है। यानी कि जो ऑफिशियल इनका वेबसाइट था, उस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो 12 जुलाई 2022 से पहले वो ओपन नहीं होगा। ये इस तारीख से वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इनका कहना था कि हम फॉर्म अप्लाई कब तक करवाएंगे, तो इन्होंने दोस्तों लास्ट डेट निकाला था। लास्ट डेट इनका था 5 अगस्त 2022, 5 अगस्त 2022। लेकिन
अभी हाल ही में एक ऐसा नोटिस आया है, उस नोटिस में कहा गया है कि इस 5 अगस्त 2022 वाले लास्ट डेट को बढ़ाकर हम 9 अगस्त, कितना, 9 अगस्त 2022 तक फॉर्म अप्लाई कराएंगे। यानी कि ये एक न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये डेट उन्होंने जारी किया है। तो अब जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 9 अगस्त 2022 तक फॉर्म अप्लाई होने वाला है। ये प्रोसेसर है दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का। अब ध्यान दीजिए, आपकी फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लिखता हूं। पहला डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है दोस्तों जिसके बेस पे ये वैकेंसी है, यानी कि 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। 10वीं का प्रमाण पत्र, मैथ प्लस साइंस, मैथ प्लस साइंस के साथ जिसने 10वीं क्रॉस किया है वो अपना 10वीं का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और दूसरा है ITI का सर्टिफिकेट, ITI का प्रमाण पत्र। दोस्तों ITI जब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद एक प्रमाण पत्र के अलावा भी एक अलग सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम NTC कहते हैं। इस NTC सर्टिफिकेट को भी लेके आपको जाना है। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स होगा अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट को भी लेके जाना है। फिर चौथा दस्तावेज होगा दोस्तों, वो है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर पांचवा दस्तावेज लेके जाना है मूल जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको और क्या ले जाने की आवश्यकता है? आप आधार कार्ड लेके जाइए। इसके बाद 7वां दस्तावेज है फोटो, है ना। तो इतना आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है ऑनलाइन में और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अब ध्यान से देखना दोस्तों कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ना, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। CCC भी दोस्तों कंपलसरी है, यानी कि कंप्यूटर का कोर्स अगर आपके पास है तो ही आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर CCC नहीं है तो अगर आपने कंप्यूटर से BSc किया होगा या फिर कोई ऐसा डिप्लोमा जिसमें दोस्तों कंप्यूटर ऐड हो, सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर ऐड हो, वो CCC के बराबर ही होगा। फिर क्या करना है, ये टोटल डॉक्यूमेंट्स हो गए दोस्तों। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके पहले खुद वेरिफिकेशन कर लें। आप इतना सुनिश्चित कर लें कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आधार कार्ड में भी है, वही डेट ऑफ आधार कार्ड में भी है और वही एड्रेस क्या आधार कार्ड में भी है। यानी कि एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और नाम। दोस्तों इन पॉइंटों को खास तौर पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स में ये सब एक समान होने चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी करेक्शन होता है तो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी मुसीबत आती है, हर परेशानी का एक न एक उपाय होता है, एक न एक सॉल्यूशन होता है। तो अगर इनमें से मान लीजिए कि आधार कार्ड में आप एग्जाम्पल के लिए मुझे बताइए, अगर मैं हिंदी में लिखता हूं V और आपको कहता हूं इसको इंग्लिश में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? VI लिखेंगे या WI लिखेंगे? दोस्तों अगर इस प्रकार का कोई भी करेक्शन है तो भी आप फॉर्म अप्लाई करें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और अभी नहीं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जब पॉइंट नंबर 5 को मैं समझा रहा हूंगा वहां पे आपको बताऊंगा कि अगर इसमें से किसी भी प्रमाण पत्र में कोई से भी मिस्टेक है तो भी आप फॉर्म अप्लाई करें। क्लियर? इसके बाद देखिएगा दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको सिग्नेचर की भी आवश्यकता होती है ना। आपको सिग्नेचर, आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपने सिग्नेचर हिंदी में किया था या इंग्लिश में किया था। हालांकि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक आवेदन पत्र, रिसीविंग के रूप में आवेदन पत्र आपको प्राप्त करना होगा। उसमें
सिग्नेचर दिया हुआ होता है। क्लियर? फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है। जब कोई स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर लेता है तो फिर वो क्या करता है, सिलेबस चेक करता है। सिलेबस एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जो किसी भी वैकेंसी का बोन्स मैरो है, ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। इसके बिना तो कुछ भी आगे होगा ही नहीं, कोई भी प्रोसेस आगे हो ही नहीं सकता जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। सिलेबस किससे संबंधित होता है, ये डायरेक्ट एग्जाम से कनेक्टेड होता है। तो देखिए इन्होंने सिलेबस के रूप में क्या पूछा है, ये वैकेंसी ही टेक्निकल का है। क्या ये वैकेंसी ही दोस्तों टेक्निकल का है, तो इसमें टेक्निकल से संबंधित कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में पूछेगा। अगर वेल्डर से अप्लाई किया है तो वेल्डर का थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन फिटर से है तो इलेक्ट्रीशियन फिटर का थ्योरी। यानी कि हर ट्रेड का अपना अपना एक पर्सनल थ्योरी होती है, उस थ्योरी के बारे में पूछेगा। तो देखिए इसमें जो पेपर होगा, तो पेपर तो कुल एक ही होने वाला है, पेपर कुल एक ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस पेपर में जो खंड है ना वो दो है। सबसे पहला हम नॉन टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो नॉन टेक्निकल में दोस्तों सबसे पहले इंडिया का जीके, इंडिया का स्टैटिक जीके। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ताजमहल को किसने बनवाया था, तो क्या अगर मैं 2022 में ये क्वेश्चन करूं कि ताजमहल को किसने बनवाया था तो आप जवाब देंगे शाहजहां। अगर यही क्वेश्चन मैं 2025 में पूछूं कि ताजमहल को किसने बनवाया था तो क्या आप दूसरा जवाब देंगे? नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, और जो चेंज नहीं हो सकता उसी को कहते हैं स्टैटिक, स्थिर। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप आज इसका जवाब कुछ देंगे, और अगर ये वैकेंसी 2025 में आती है और यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो क्या इसका जवाब कुछ और देंगे? नहीं, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि जो चेंज नहीं होता उसी को कहते हैं स्टैटिक। इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या आएगा, इसमें जनरल हिंदी, जनरल हिंदी। फिर तीसरा होगा दोस्तों वो है रीजनिंग। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें से टोटल इसमें से 50 प्रश्न आने वाले हैं। कितना? 50 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 1 मार्क्स का होगा, है ना। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें से 2 क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से सही टिक लगाते हैं, अगर दोनों सही निकल गया तो 1 + 1 = 2 नंबर आपके खाते में जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर इस 2 में से अगर एक गलत निकल गया तो क्या होगा कि जो पहले वाला जो आपने सही किया है ना उसमें 100 में से 0.25% डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो 0.75% ही आपके अकाउंट में वो जमा होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में वो ऐड किया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्क भी आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें है ना ये पेपर, ये नेगेटिव मार्क भी है, इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब पेपर सेकंड क्या है, तो ट्रेड थ्योरी। अगर आपने दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरा है तो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड थ्योरी, हर ट्रेड का अपना अपना थ्योरी होता है, तो उससे संबंधित कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें से देखिए टोटल 150 क्वेश्चन आने वाला है, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का होगा। कितना? हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, है ना। और निगेटिव मार्क वही प्रोसेस सब है। तो इसमें आपको किस पे अधिक फोकस देना चाहिए, क्या 150 वाले पे या इस पे? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि सबसे हाई कट ऑफ कितना जाता है, 160 नंबर। हाई कितना? सबसे हाई से हाई कट ऑफ 160 नंबर। आप इसको न के बराबर पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं है।
आप मान लीजिए 95%, कितना 95% अकेला ट्रेड थ्योरी को पढ़ते हैं, इसको दोस्तों नाम मात्र के बराबर 5% पढ़ते हैं इसको। आप मान लीजिए सबसे अधिक फोकस आपका इसमें है, तो अधिक फोकस होने के कारण 145 नंबर आप इसमें से मान लीजिए कि 150 में से 140 नंबर इसमें लाते हैं। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्क है, इसलिए आप हर क्वेश्चन में टिक भी नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि जो आपको सही लगा उसमें आपने इसको टिक किया और कुल 10 नंबर यहां से ले आए। कितना? कुल 10 नंबर। तो जुड़ के कितना हो गया टोटल? 150 नंबर। कट ऑफ कितना गया? 160 नंबर। तो आपकी मेहनत तो चली गई पानी में। तो इसलिए किसी भी पॉइंट को, चाहे वो नॉन टेक का जनरल हिंदी हो, स्टैटिक जी को हो, रीजनिंग हो, बेशक 5 नंबर का ही पूछे, लेकिन आपको पढ़ना है बस। हाँ, जो कम नंबर का पूछेगा जिस सब्जेक्ट से, उसको थोड़ा कम पढ़ना है, और जिसमें ज्यादा पूछेगा उसको अधिक पढ़ना है। फर्क इतना रखना है, लेकिन अहमियत सबको एक समान देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सिलेबस होता है। इसी सिलेबस में जितना आप यानी कि जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम में जो नंबर आपको मिलेगा, यही नंबर मेरिट लिस्ट में चढ़ती है। यानी कि जो 7 सेगमेंट है दोस्तों, सारे सेगमेंट आपस में ना एक चैन की तरह ये कनेक्टेड हैं। हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर पहले पॉइंट में आप मिस्टेक करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्लियर? अब इसके अलावा देखिए जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो कट ऑफ का है। दोस्तों कट ऑफ का एक डाटा है मेरे पास, उस डाटा को मैं आपको दिखाता हूं कि उस डाटा में जो इससे पहले की वैकेंसी है उसमें कितना गया था। दोस्तों मैं लिख के लाया हूं ये डाटा, देखिएगा। अनरिजर्व वालों का 142.96 नंबर गया था। इसके बाद ओबीसी का है, ओबीसी वालों का था 136.18। फिर था ईडब्ल्यूएस वालों का है 127.20। फिर है दोस्तों एससी वालों का, है ना, एससी वालों का है 120.87। फिर है एसटी वालों का, एसटी का गया था कट ऑफ 99.01। क्लियर? फिर था डीएफएफ का, इनका कट ऑफ था दोस्तों 97.13 नंबर। फिर था ईएसएम, इसमें था 66.32। यानी कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, वो है 142.96। वजह क्या है कि सबसे अधिक कट ऑफ गया अनरिजर्व कैटेगरी वालों को। क्योंकि दोस्तों आप एज्यूम कीजिए कि अगर ये वैकेंसी तो उत्तर प्रदेश का है। अगर कोई स्टूडेंट, मान लीजिए कि 20,000 स्टूडेंट जो एमपी से हैं फॉर्म अप्लाई करते हैं अपने स्टेट में, तो वो आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो अनरिजर्व की कैटेगरी में गिने जाएंगे। क्लियर? इसी प्रकार से अगर छत्तीसगढ़ स्टेट से 20,000 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं जो कि अपने स्टेट में तो एलिजिबल हैं आरक्षण के कैटेगरी में, लेकिन यूपी में जाने के बाद वो भी अनरिजर्व की कैटेगरी में गिने जाते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा का ले लीजिए, यानी कि 3 स्टेट से मिला के 20,000 टोटल स्टूडेंट होते हैं जो अनरिजर्व की कैटेगरी में गिने जाते हैं। क्लियर? और यूपी के भी तो कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट जो अनरिजर्व की कैटेगरी में हो गए। यानी कि सबसे अधिक स्टूडेंट जो होगा वो अनरिजर्व की कैटेगरी में होगा। फिर देखिए जो एसटी एससी है, ये एसटी एससी तो केवल यूपी का ही स्टूडेंट होगा, है ना, केवल यूपी का ही स्टूडेंट होगा। तो सबसे अधिक स्टूडेंट कहां पे है, वो है अनरिजर्व की कैटेगरी में। और दोस्तों जहां अधिक स्टूडेंट होते हैं कट ऑफ वहीं अधिक जाता है। इसका मतलब कि जितने भी दिग्गज है ना, वो सारे के सारे दिग्गज दोस्तों कहां पे बैठे हैं, अनरिजर्व की कैटेगरी में वो बैठे हैं। क्लियर? और जो एसटी एससी के दिग्गज हैं वो तो अलग अलग पार्ट में हो गए। एसटी का दिग्गज एसटी में चला गया और एससी का एससी में चला गया। तो इस प्रकार से इतना कट ऑफ गया था इसका। क्लियर? देखिए अब इसके अलावा देखते हैं हम मेरिट लिस्ट। दोस्तों मेरिट लिस्ट एक ऐसा पार्ट है
अगर आप इसको क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लायक हो जाते हैं। यानी कि अगला स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही होगा। तो देखिए, जो मैरिड लिस्ट होता है, किन चीजों को ध्यान में रख के मैरिड लिस्ट बनाया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो मैरिड लिस्ट होता है ना, ये कुल 2 प्रकार से बनाते हैं, है ना। मैरिड लिस्ट ये कुल 2 प्रकार से मिलकर बना होता है। एक तो होता है दोस्तों कि जो फाइनल मैरिड लिस्ट होता है ना। पहला क्या हो गया, फाइनल मैरिड लिस्ट, फाइनल मैरिड लिस्ट। और दूसरा होता है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। अब देखिए, इन्होंने दो मैरिड लिस्ट क्यों निकाला, एक फाइनल का एक वेटिंग का, वजह क्या है, उसी वजह को तो हम जानने के लिए आए हैं। अब देखिए, फाइनल लिस्ट यानी कि आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि 146 ही, इस बार भी 146 ही कट ऑफ जाती है, जो सबसे हाई कट ऑफ है ना। यानी कि जो स्टूडेंट है दोस्तों, जो स्टूडेंट 100 नंबर अंक पाता है, कितने अंक पाता है, 100 अंक, यानी कि 100 अंक से लेकर 100 मार्क से लेकर 146 नंबर पाने वाला स्टूडेंट को फाइनल मैरिट लिस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। अब सुनना मेरी बात को, 100 नंबर से यानी कि 100 नंबर पाने वाला स्टूडेंट और 146 नंबर पाने वाला स्टूडेंट, इनके बीच में जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनको पास माना जाता है, और पास के अलावा फाइनल मैरिट लिस्ट में उनका नाम ऐड किया जाता है। फिर वेटिंग लिस्ट कहां से आता है, तो वेटिंग लिस्ट दोस्तों, मान लीजिए कि ये क्या करते हैं कि 70 नंबर से जो स्टूडेंट 70 नंबर पाया है एग्जाम में, वहां से लेकर 100 नंबर तक का जो स्टूडेंट है उनको वेटिंग लिस्ट में ये मैरिट लिस्ट बनाते हैं। तो वेटिंग और फाइनल मैरिट लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अब सुनिएगा। इसका कुछ रीजन तो मैं यहीं पे बता देता हूं, बाकी रीजन मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पॉइंट पे समझाने वाला हूं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप सेलेक्ट हो गए यूपी आर्मी के एग्जाम में, है ना, सेलेक्ट हो गए, आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी आ गई, आपको दोस्तों ज्वाइनिंग भी मिल गई। ज्वाइनिंग मिलने के बाद 1 साल बाद दोस्तों आप क्या करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम को भी आप क्रैक कर जाते हैं। इतनी अच्छी किस्मत है, इतनी अच्छी मेहनत है कि आप उस एग्जाम को भी क्रैक कर गए। आपको उस जॉब में यहां से अधिक सैलरी, यहां से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप बेशक दोस्तों इसको छोड़ना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस जॉब को, है ना, इस जॉब को क्या करेंगे, आप छोड़ेंगे। तो आपका पद तो हो जाएगा ना खाली, जिस जगह पे आप ड्यूटी कर रहे थे वहां का जगह तो हो जाएगा खाली। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट वाला स्टूडेंट है ना, इसीलिए वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। क्लियर, इसीलिए कि अगर बंदा छोड़ के चला गया तो जो वेटिंग लिस्ट वाला स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के नाम पे तुरंत एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी करो और इस वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को बुलाओ। क्लियर, इसलिए ये 2 प्रकार के लिस्ट बनाते हैं। अब आगे की पॉइंट आगे समझाता हूं। अब देखना दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का, है ना, सेगमेंट नंबर 5 है। इसमें क्या कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। सबसे पहली बात कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यानी कि डीवी का दोस्तों वेरिफिकेशन जो है ये किन किन आधारों पे किया जाता है और किसका किसका किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है वेटिंग लिस्ट। सबसे फाइनल लिस्ट को चलते हैं, है ना, पहले फाइनल लिस्ट वालों का होता है, इसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों का। यानी कि फाइनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों होता है। फिर से मैं वही बात बताना चाहूंगा कि अगर फाइनल लिस्ट वाला, फाइनल मैरिट लिस्ट वाला स्टूडेंट अगर छोड़ के जॉब छोड़ के अगर जाता है, तो वेटिंग लिस्ट वाला जो स्टूडेंट है ना दोस्तों, उस स्टूडेंट को ना
उस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पहले से ही क्लियर कर लिया हुआ होता है। केवल इसको किसकी जरूरत होती है कि जैसे ही ये स्टूडेंट छोड़ के चला गया, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पहले से ही है, तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर निकालिए, एक ज्वाइनिंग लेटर इसके नाम पे इशू कीजिए और इसके एड्रेस पे ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दीजिए और इसको बुला लिया जाए, ताकि उसका जो पोस्ट है, उसका जो जगह है, उस जगह को कवर कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप किसी स्थान पर कार्यरत हैं तो आपके छोड़ के चले जाने के बाद उस स्थान को कोई कवर नहीं कर सकता, कोई कवर नहीं कर सकता। मान लीजिए कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से बंदा उठा के ले आ जाता है, तो जिस डिपार्टमेंट से उठा के लाया जाता है ना, फिर वो उस डिपार्टमेंट का काम कौन करेगा, जिस स्थान पर वो रहकर काम करता था। ठीक है, तो जिसका जगह खाली हो गया ना, तो कोई व्यक्ति नहीं भर सकता, उसको कोई नया व्यक्ति ही, यानी कि कोई नया एम्प्लॉय ही उस जगह को कवर कर सकता है। तो नए एम्प्लॉय के रूप में वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को बुलाया जाता है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट और वेटिंग मेरिट लिस्ट दोनों स्टूडेंटों को बुलाया जाता है। अब तो ये पॉइंट हो गया। अब देखना दोस्तों, इसमें कुछ और पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको कौन सा दस्तावेज ले जाना है। सबसे पहला दस्तावेज होगा कि जो आपने आवेदन भरते समय आपको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया होगा, जिसको रिसीविंग कहा जाता है, वो आवेदन पत्र आपको ले जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स होगा कि सीबीटी एग्जाम देते समय जो आपको सीबीटी एग्जाम देने से पहले जो आपको प्रवेश पत्र मिला होगा, उस एडमिट कार्ड को ले जाना है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स होगा आधार कार्ड। चौथा होगा पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा। दोस्तों इनका तो कहना है कि 2 से 3 फोटो ले आइए, लेकिन आप 10, 20, 30 जितना होना आप पूरा ले जाइए। कोई बहुत वजन तो लग नहीं रहा है और ऐसा तो है नहीं कि बच जाएगा तो उसको हम फेंक देंगे, है ना। इसलिए जो भी फोटो हो, जितना भी फोटो हो, आप ले जाइए, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए पांचवा क्या है, 10वीं का सर्टिफिकेट। 10वीं का जो प्रमाण पत्र आपको मिला होगा वो प्रमाण पत्र। छठवां दस्तावेज होगा दोस्तों ITI का सर्टिफिकेट। ITI का सर्टिफिकेट प्लस NTC सर्टिफिकेट। क्लियर। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर जो अगला डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा जाति प्रमाण पत्र। फिर आपको ले जाना होगा अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, है ना, अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको CCC का सर्टिफिकेट, जिसने दोस्तों CCC जो नहीं किया है ना, यानी कि जिसके पास कंप्यूटर का कोई सा भी कोर्स नहीं है, वो तो फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको दोस्तों टोटल 9-10 प्रकार के दोस्तों आपके पास दस्तावेज है। इन सभी दस्तावेजों को ले जाना है। अब इन दस्तावेजों को ले जाने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है। मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताया था कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दोस्तों मिस्टेक है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। वो दोस्तों उस पॉइंट को मैं आप बताने वाला हूं कि क्यों मैंने ऐसा बोला था। कि मान लीजिए कि आधार कार्ड में दोस्तों गलत है, आपका नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर एड्रेस गलत है, लेकिन 10th के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड के सर्टिफिकेट में मैच नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप एक एफिडेविट बनवाइए। एफिडेविट बनवा के उस एफिडेविट को लेके जाइए। क्लियर। उस एफिडेविट को लेके आपको जाना है और जहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनको दे देना है और बोलना है कि सर हमें कुछ वक्त चाहिए, हम अपना करेक्शन डॉक्यूमेंट्स में जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस का इशू है उसको हम करेक्शन करा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों, वो मान जाते हैं, एफिडेविट बनाया ही इसलिए जाता है। तो आपको इतने ले जाने हैं प्रमाण पत्र। अब देखिए इनमें से टोटल ओरिजिनल होने चाहिए। क्या? टोटल ओरिजिनल। और 2 सेट आपको इसका फोटो कॉपी करा के 2 सेट दोस्तों फोटो कॉपी करा के अपने साथ में रखना है, क्योंकि दोस्तों सवाल जिंदगी का, सवाल भविष्य का है।
अगर एक सेट आप एक्स्ट्रा ही फोटोकॉपी करा लेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। तो इसमें से 2 सेट तो आपको फोटोकॉपी प्रतिलिपि ले जाना है और इनमें से टोटल आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स का। अगला प्रोसेस, ये तो हमारा खुद का हो गया, है ना, ये हमारा खुद का होगा काम। अब इनमें से जो ऑफिसर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करते हैं, उनका क्या काम है। अब देखिए, अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन होता है ना, तो ये तुरंत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो बताते हैं कि इस करेक्शन की वजह से, इस गलतियों की वजह से, इन मिस्टेक्स की वजह से हम आपके आवेदन को निरस्त करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो ये बता देते हैं। और किन किन चीज़ों को वो ध्यान रखते हैं, मान लीजिए कि एड्रेस, दोस्तों एक एक चीज़ देखेंगे, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारे डॉक्यूमेंट्स में एक समान होने चाहिए, क्लियर, तभी ये पूरी तरह से सत्यापित माना जाता है। इनका कहना है कि बाय द वे, अगर हमें आपका कोई भी गलती नहीं समझ में आया, कोई भी गलती है और हम उसको नहीं देख पाए, मिस्टेक हर किसी से हो जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होगा। इनका कहना है कि मान लीजिए कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो है, इसमें आपने अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का जब फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें एड्रेस आपने गलत डाल दिया, क्लियर, आपने एड्रेस गलत डाल दिया तो फिर अनमैच हो गया ना, आधार कार्ड 10वीं का एड्रेस अलग और अप्रेंटिसशिप का एड्रेस अलग। तो इनका क्या कहना है कि मान लीजिए कि इस गलती को हम नहीं पकड़ पाते हैं, तो जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर बनाई जाएगी ना, उस वक्त भी अगर वो गलती हमारे सामने आ गई तो हम आपको बिना कारण बताए ही आपका आवेदन निरस्त कर देंगे। यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस वक्त तो अगर कोई गलती समझ में इनको आती है तो ये आपको बता देंगे कि ये वजह है जिसके वजह से हम आपका आवेदन निरस्त करते हैं। लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर ये बनाते होंगे, क्योंकि दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर बनाते समय आपके डॉक्यूमेंट्स को रीचेक किया जाता है ना, रीवेरिफिकेशन किया जाता है, रीवेरिफाइड किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि ज्वाइनिंग लेटर बनाया जा रहा है तो उस ज्वाइनिंग लेटर में प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर आपका नाम होना चाहिए, प्रॉपर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, यही ना। मान लीजिए कि एड्रेस गलत है तो कहीं और चला जाएगा तो फिर हो जाएगा पंगा। इसलिए जब वो ज्वाइनिंग लेटर बना रहे होते हैं तो फिर से वो एक बार रीचेक करते हैं। उस वक्त कोई मिस्टेक मिल गया उनको तो आपको कारण भी वो नहीं बताएंगे, सीधे आपका आवेदन निरस्त कर देंगे। दोस्तों आप सोचते ही रह जाएंगे कि आखिर वजह क्या है, क्लियर। तो दोस्तों इतना क्रिटिकल मामला है, इतने छोटे छोटे पॉइंटों को ये ध्यान में रखते हुए ये डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है। अगला सेगमेंट देखिए, सेगमेंट नंबर 6। सेगमेंट नंबर 6 में क्या बताने वाला हूं, पोस्ट एंड सैलरी। दोस्तों देखिए, हर विभाग का अपना अपना एक पोस्ट होता है ना। जैसे डीएमआरसी मेंटेनर का पोस्ट देता है, क्लियर, और एमपी भी है दोस्तों, वो लाइनमैन का पोस्ट देता है। इसी प्रकार से यूपीआरवीएल यानी कि जो विद्युत उत्पादन कंपनी है वो टेक्नीशियन के नाम से पोस्ट देती है, क्लियर। तो अगर आपने वेल्डर से फॉर्म अप्लाई किया है तो वेल्डर का टेक्नीशियन, फीटर से किया है तो फीटर का टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल से है तो इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल का टेक्नीशियन। लेकिन जो ड्यूटी आपकी मिलेगी वो ट्रेड के हिसाब से मिलेगी, लेकिन जो नाम है वो सबका कॉमन है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों पोस्ट का मामला। फिर सैलरी क्या होता है दोस्तों, ये जो सैलरी होता है ना ये लेवल के हिसाब से मिलता है। यानी कि जो बीटेक वाले हैं इनको सबसे हाई लेवल की सैलरी मिलती है, फिर डिप्लोमा वालों को, फिर आईटीआई वालों को, तो इस प्रकार से इनका लेवल रहता है। तो जो टेक्नीशियन का लेवल है ना, जो आईटीआई वालों का जो टेक्नीशियन का लेवल है, ये लेवल दोस्तों 4th है। कितना, लेवल 4th के अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं। और लेवल 4th में जो गवर्नमेंट ने सैलरी फिक्स किया है वो है 28,000 रुपए, है ना, 28,000 रुपए। यह है दोस्तों लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी आती है और यही आपको सैलरी मिलेगी। अब देखिएगा अगला पॉइंट है जो कि लास्ट हमारा पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट है, ये है ज्वाइनिंग लेटर। दोस्तों एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसके भी भविष्य में आता है दोस्तों उसके सारे दुख दर्द को ये समाप्त कर देता है। यानी कि दोस्तों खुशियों का बाहर टूट पड़ता है, ये समझिए। पहले तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम का पहाड़ टूटता है, और दोस्तों जब ज्वाइनिंग लेटर आती है ना तो खुशियों की बरसात होने लगती है, क्लियर। तो ज्वाइनिंग लेटर आपको जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फॉर्म अप्लाई, इसके बाद सिलेबस, कट ऑफ,
फिर मैरिट लिस्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाएगा। फिर ज्वाइनिंग लेटर के बाद दोस्तों आपको इसमें डेट वगैरह सब दिया होता है, लोकेशन दिया होता है कि इस कंपनी के किस लोकेशन में किस स्थान पे आपको ड्यूटी मिलेगा। फिर दोस्तों इसमें लिखा होता है स्टार्टिंग ड्यूटी कब से है आपकी, वगैरह वगैरह टोटल डिटेल लिखा होता है। तो इस प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर होता है, इसमें सब कुछ लिखा होता है, सैलरी वगैरह क्या क्या है। अभी तक तो मुझे मिला नहीं है दोस्तों, तो मैं देखा नहीं ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है, बट जैसा भी होगा दोस्तों लेकिन बहुत खूबसूरत होता होगा, मुझे इतना तो अनुभव है। क्लियर। तो इस प्रकार से दोस्तों यूपी आर्मी TG2 की जो वैकेंसी है, इसका छोटा से छोटा पॉइंट जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था, उन सभी पॉइंटों को मैंने आपके सामने रखा। मैंने आपसे शुरू में एक शब्द बोला था कि आप यकीन मानिए इस क्लास को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद इस वैकेंसी का A to Z इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके हाथों में होगा। दोस्तों अब आप खुद कमेंट करके बताइए कि आपने इस वैकेंसी के दोस्तों बारे में कितना जानकारी रखा है ना। अब आपके अंदर भी दोस्तों एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जिस वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे हैं उस वैकेंसी के बारे में हमें टोटल नॉलेज है, हर एक स्टेप के बारे में जानकारी है कि कौन से स्टेप में कौन सी गलतियों से बचना है और कौन सी स्टेप को कैसे क्वालिफाइड करना है, किन गलतियों को दोस्तों इग्नोर करना है, यानी गलतियों को इग्नोर नहीं, गलतियों को दोस्तों हटाना है ना, रिमूव करना है और हमें आगे निकलना है। हर वो फैक्ट जो आपको जानना बहुत जरूरी था मैंने आपके सामने रखा। तो दोस्तों अगर आप यूपी आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे तो YouTube पे निमी टेक्निकल क्लासेस सर्च कीजिएगा, फटाफट वहां पे आपको एक क्लास ओपन होगा। दोस्तों यूपी आर्मी के लिए हम लगातार क्लास पे क्लास लिए जा रहे हैं। क्लियर। तो वहां से दोस्तों आपकी कामयाबी को एक नई दिशा प्रदान किया जा रहा है ना, यानी कि आपको कामयाबी की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्लास का टोटल विवरण था। चलिए एक नेक्स्ट क्लास के साथ मैं कल सुबह फिर से मिलने वाला हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।